वेलकम टू नारायण स्टडी जोन। नारायण स्टडी जोन में आपका स्वागत है। तो आज हम फिजिक्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। मुझे आशा है कि आप सभी प्रमोट हो गए होंगे 11th से 12th क्लास में, और कोरोना लॉकडाउन की वजह से क्लासेस भी पॉसिबल नहीं है कि हम ग्रुप क्लासेस वहाँ पे जारी रख पाते। तो आपको गवर्नमेंट के डायरेक्शन से उनको भी फॉलो करना है, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन तो बनी नहीं है। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हो, आप घर पे रह के अपने इम्यून सिस्टम को जिससे मजबूती मिलती है वो सब करें। जैसे आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। तो उसके अलावा आप वो सब सात्विक खाना लें जिससे आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता हो। तो ये चीज़ें आपके हाथ में है, ये सब आप कर सकते हैं। वैक्सीन इसकी बनी नहीं है, लेकिन हाँ, जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत है उसको ये चीज़ें इफेक्ट नहीं कर पाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो काफ़ी दिनों से आपको लग रहा होगा कि क्लासेस भी नहीं हो रही हैं, क्योंकि इस टाइम ग्रुप क्लासेस पॉसिबल भी नहीं है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि यूट्यूब के थ्रू ही मैं कुछ लेक्चर अपलोड करूंगा, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। और आज से ही हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले मैं इसलिए नहीं कर पाया था, थोड़ी हमने अरेंजमेंट की है इसके लिए, ताकि आपको आसानी से लेक्चर अवेलेबल हो जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि जैसे क्लास में आपको समझ आ रहा था तो वैसे ही समझ आए। तो 12th में हम थोड़ा ऐसा भी नहीं कि जल्दबाजी से हम स्टार्ट करेंगे। हमें थोड़ा चीज़ों को प्रॉपर वे से करना है। तो उसमें जैसे आप फिजिक्स में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट यहाँ पे पढ़ेंगे, तो फर्स्ट पार्ट जो होगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कहने का मतलब ये है कि वहाँ से आपको क्वेश्चन जो है वो ट्विस्टेड सेंस में पूछे जा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट पे हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे। वहाँ पे सेकंड पार्ट को आप चाहो तो 1 महीने में भी इसको ख़त्म किया जा सकता है, और सेकंड पार्ट से आपके क्वेश्चन भी डायरेक्ट रहते हैं। तो अब की बार जो पेपर आया था, कुछ बच्चों को पेपर टफ भी लगा। हालांकि वो पेपर टफ नहीं था, वहाँ पे क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड पूछे गए थे। जब कभी आप, जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो सिर्फ इम्पोर्टेंट पार्ट कवर कर लेते हैं, वो सारे पार्ट को कवर नहीं करते। तो इस वजह से उनको ये पेपर टफ लगा। वो हालांकि जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे गए थे वो बेहद आसान थे। तो हमारी कोशिश रही कि हम A to Z टॉपिक डिस्कस करें। तो फर्स्ट बुक में खास तौर से जब हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम स्टार्टिंग करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्जेस को रेस्ट पे स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्जेस को रेस्ट पे स्टडी करेंगे, उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। तो आपको अब ये भी ध्यान रखना है कि पहले ये जो चार्ज होता है, चार्ज का कंसेप्ट क्या होता है, तो ये सब हम जानते हैं। जैसे इसके बारे में थोड़े से हम एक तरीके से एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे लाइटनिंग होती है, जैसे आसमान में आप देखते हैं लाइटनिंग हुई, बारिश के दौरान आप देखते हो, तो वो लाइटनिंग क्यों होती है? तो इसके पीछे जब हम जाके देखते हैं तो वो चार्ज का ही कंसेप्ट होता है, चार्जिंग का ही कंसेप्ट होता है। तो इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे केस और भी बताता हूँ। जैसे आप ग्लास रोड ले लेते हैं और एक वूल आप ले लेते हैं, तो जैसे वूल या फिर आप सिल्क जैसे आप लेते हैं, उनको आप रब करते हैं, तो उनके ऊपर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो छोटे छोटे जो आप कागज के छोटे छोटे टुकड़े लेंगे या फिर एक दूसरे को वो खुद ही अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपको पता ही है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी आपको आ जाती है। लेकिन इसका एक और लाइव एग्जांपल हम ले सकते हैं। आप जैसे ड्राई हेयर्स हैं, आप उनमें कॉम्ब को रब करो। उसको रब करने के बाद अगर कागज के छोटे छोटे टुकड़े आपने पास में रखे हुए हैं, आप कॉम्ब को उनके पास लेके जाते हो, तो उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ये सब रबिंग के बाद हुआ, आपने उसको रब किया, उसके बाद ही ये सब हुआ। और ये प्रॉपर्टी, उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी आ जाती है, उसी प्रॉपर्टी को हम चार्ज का नाम दे देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, जब भी कोई बॉडी हम किसी दूसरी बॉडी के अगेंस्ट उसको रब करते हैं, वो एक प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है, और उस प्रॉपर्टी की वजह से ही वो या कुछ स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर या फिर कुछ और स्मॉल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना या रिपेल करना स्टार्ट कर देता है। अब मैं यहाँ पे वो जो उसके ऊपर प्रॉपर्टी आई है वही इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम दे देते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी acquired by the body when we rub it against any other body, जिसके हम किसी और बॉडी के अगेंस्ट उसको रब करते हैं, उसके बाद ही उसके ऊपर वो प्रॉपर्टी आती है।
तो उसी को, उस प्रॉपर्टी को ही हम इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम दे देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, देखो इसमें आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है, तो मैं थोड़ा सा इसको बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल से इसको कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनाना चाहूँगा। एक सिंपल एग्जाम्पल हम लेंगे तो उसको ही आपको ध्यान में रखना है। जैसे हमने ग्लास रोड ली, ये सपोज करो कि हमने ये ग्लास रोड ले लिया, ये ग्लास रोड हमने ली यहाँ पे, और एक दूसरा जो हमने वूल, ये हमने वूल ले लिया यहाँ पे, और आप इसको सिल्क भी कह सकते हो, हमने वूल लिया है, ठीक है, आप सिल्क भी ले सकते हो। अब देखो हमने पहले इनको रब नहीं किया, लेकिन देखो बिफोर रबिंग, यहां पे मैं लिख देता हूं बिफोर रबिंग, आफ्टर रबिंग, आफ्टर रबिंग। अब इनके देखो आप दो पेयर ले लो, बिफोर रबिंग अभी ये ऐसा कोई कैरेक्टर शो नहीं करेंगे, ठीक है। आफ्टर रबिंग अगर हम इनके दो पेयर लेते हैं, सपोज करो इस रोड को तो हमने इसके साथ रब किया है आपस में, और दूसरा पेयर हमने लिया यहाँ पे, ये भी ग्लास रोड है आपकी, और ये आपका वूल है या सिल्क आप कह सकते हो। देखो ये ग्लास रोड है आपकी, ये आपका सिल्क है, ठीक है, ये फिर आपकी ग्लास रोड, ये आपका सिल्क हो गया, या वूल भी आप कह सकते हो, ठीक है। देखो बिफोर रबिंग जब तक हमने इनको रब नहीं किया, ये कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव कोई किसी टाइप की प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, इनमें किसी टाइप का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होगा। लेकिन जब आप इनको रब करके अलग अलग रख लेते हैं, जैसे इसको रब किया और इसको अलग रखा, इसको रब किया और इसको अलग रखा, तो फिर आप क्या देखते हैं, जो ग्लास रोड है वो वूल को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी, जैसे इनमें अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ग्लास रोड लेते हैं, देखो ये रबिंग के बाद दोनों ग्लास रोड पास में लेके आते हैं, तो एक दूसरे को वो रिपेल करना स्टार्ट करेंगे, इनमें रिपल्सन होगा, ठीक है। अगर आप दोनों ही सिल्क लेके आते हैं आपस में, एक सिल्क ये है पहले वाला, ये दूसरे वाला सिल्क है, जैसे मैं नंबरिंग कर देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है, इनके ऊपर भी नंबरिंग कर देता हूँ यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे लेके आते हैं तो इनके बीच में आपस में अट्रैक्शन होता है, सॉरी इनके बीच में देखो यहाँ पे आपका देखो जो सेम अब आप लेके जाएंगे तो इनके बीच में रिपल्सन होगा, ठीक है। जब आप सेम लेके आते हैं पास पास में तो उनमें रिपल्सन होगा, और जब अपोजिट सेंस लेके आते हैं तो उनमें अट्रैक्शन होगा। देखो इसके ज्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हम नहीं लेंगे, मैंने आपको देखो ग्लास रोड का एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, हालांकि ज्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्यों हुआ, उसके ऊपर अब उसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे हमने ग्लास रोड लिया, एक वूल या फिर हम सिल्क कह सकते हैं उसको लिया, हमने इसको पहले रब नहीं किया आपस में, तो और इनके बीच में न फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है फिलहाल, न फोर्स ऑफ रिपल्सन है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने फिर इनको रब कर दिया, ठीक है। रब करने के बाद क्या हुआ, एक केस तो हम ये लेंगे और एक केस ये लेंगे हम, एक पेयर पहले वाला है, एक पेयर ये दूसरे वाला है। अब ये रब कर दिया हमने इनको, रब करने के बाद जब इस ग्लास रोड को, ये देखो फर्स्ट और ये सेकंड ग्लास रोड, जब ग्लास रोड को हम पास पास लाते हैं तो उनमें रिपल्सन होता है। जब एक ग्लास रोड और दूसरा जो सिल्क है उसको पास में लाते हैं तो उनमें अट्रैक्शन होता है, और ऐसे ही जब हम सिल्क को सिल्क के पास लाते हैं तो उनमें रिपल्सन होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपने रबिंग के बाद देखा कि दो टाइप के केस देखने को मिले, एक में तो अट्रैक्शन होता है, एक केस में तो आपने देखा कि वहां पे अट्रैक्शन हुआ,
और दूसरे केस में आपने देखा, दूसरे केस में वहां पे हुआ रिपल्सन। इसका मतलब ये हुआ इसके ऊपर दो टाइप के चार्ज डेवलप हुए हैं, क्योंकि जब फोर्स ही दो टाइप के है यहाँ पे, तो इसका मतलब है दो टाइप के चार्ज यहाँ पे डेवलप हुए हैं। सबसे पहले ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ड्यूफे, उन्होंने बताया था कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं। तो उन्होंने भी ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किए थे और एक्सपेरिमेंट करने से उनको पता चला था कि जब ये दो टाइप के फोर्स शो कर रहे हैं, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, तो डेफिनेटली चार्जेस भी दो टाइप के हैं। तो आप ये ध्यान में रख सकते हो। अगर इसको और अच्छे से ध्यान में रखना है, जैसे मासेस के बीच में कभी भी रिपल्सन नहीं होता, उनमें हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मास को भी हम एक ही टाइप का लेके चलते हैं। मास को हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि वो पॉजिटिव होता है और कुछ मास नेगेटिव होता है, नहीं, मास को हम हमेशा पॉजिटिव ही लेके चलते हैं। इसीलिए वहां पे हम एक कंसेप्ट मान लेते हैं कि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी एक ही टाइप का होता है, वहां पे रिपल्सन नहीं होता। हाँ, यहाँ पे चार्जेज ने दो टाइप के कैरेक्टर शो किए, कहीं पे वो अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, कहीं पे वो रिपल्सन शो कर रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि चार्जेज जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। जब दो टाइप के बताया गया तो उनको कोई सिंबल नहीं दिया गया था, तो सिंबल उनको दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने कहा कि जो आपके दो टाइप के चार्जेस रहेंगे उनको फिर उन्होंने सिंबल दिया कि एक को पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को नेगेटिव। ये सिंबल देखो, ड्यूफे ने बताया कि दो टाइप के होते हैं चार्ज, और फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि उनको बस सिंबल उन्होंने दे दिया, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब हम रब करते हैं तो रियल सेंस में होता क्या है, ये चार्ज क्यों आता है, जो चार्ज के बारे में हम बात कर रहे हैं, आखिर ये चार्ज क्यों आता है। तो चार्ज जो आता है उसके पीछे एक ही मैकेनिज्म ढूंढा गया, वो था इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। क्योंकि जब हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को रब करेंगे तो डेफिनेटली वहां पे फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन से हीटिंग इफेक्ट वहां पे डेवलप होगा, और हीटिंग इफेक्ट की वजह से जिस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के उस दूसरी बॉडी के ऊपर चला जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होंगे। ठीक है, तो हालांकि 11th क्लास में मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और वहां पे हमने देखा था कि वहां पे हम लाइट का यूज करते थे। हालांकि तो वहां पे मैंने आपको सिर्फ लाइट का यूज करके इलेक्ट्रॉन को निकालने का बताया था। तो इलेक्ट्रॉन हीटिंग इफेक्ट से भी निकल सकते हैं। जैसे कई बार रबिंग, जैसे हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, इसको मैं थोड़ा इलेबरेट कर देता हूँ। देखो, अब यहाँ पे कोज ऑफ चार्जिंग, इसका मैकेनिज्म क्या है। चार्जिंग और कोज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, आप ये भी कह सकते हो, उसका मैकेनिज्म कह सकते हो। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है आपकी ए, एक ऑब्जेक्ट आपकी हो गई बी। इफ देखो, इनको हमें रब करना है, हम सपोज करो इसमें बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड। यहां पे हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड। देखो, अब हमने दो टाइप की ऑब्जेक्ट ली है, एक के अंदर तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंड है। लूजली बाउंड का मतलब है वहां पे जो एटम्स हैं उनका न्यूक्लियस जो है उसका आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन कम है। जिसमें इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है उसका मीनिंग ये है उस सबस्टांस के जो न्यूक्लियर एटम्स हैं उनकी न्यूक्लियस का आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। तो इसका मीनिंग ये है। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में ये भी कहेंगे, देखो इसको कहेंगे वर्क फंक्शन। इनका वर्क फंक्शन कम होगा और इनका
वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, तो वर्क फंक्शन इनका जो है लेस रहेगा। वर्क फंक्शन और इसका वर्क फंक्शन ज्यादा रहेगा। वर्क फंक्शन अब मैं आपको थोड़ा सा और इलेबरेट करके बता देता हूं। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी को शो करता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो होती है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस और फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन अगर जल्दी निकल जाते हैं थोड़ा सा हीट करने पे ही, तो उसका वर्क फंक्शन कम होता है। अगर किसी से इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं निकलते हैं तो उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है। तो अब इसका मैकेनिज्म क्या कहता है, अगर हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो वहां पे रबिंग की वजह से हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा, और उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अक्वायर करके दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर चले जाते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होंगे। तो इसका मतलब है रब करेंगे तो वहां से हीट प्रोड्यूस होगी, और उस हीट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है वो उस हीट को ऑब्जॉर्व करके तो अपने ऑब्जेक्ट से निकल जाते हैं और दूसरी ऑब्जेक्ट पे चले जाते हैं। तो इसका मतलब जहां से सपोज करो अगर ए से आपके, देखो मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, अगर ए इससे आपके इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और बी पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पे एक नेगेटिव चार्ज, यहां से एक और इलेक्ट्रॉन निकला तो एक पॉजिटिव चार्ज, यहां पे एक और नेगेटिव चार्ज, यहां पे एक और इलेक्ट्रॉन निकला तो पॉजिटिव चार्ज, यहां पे वो देखो ये यहां पे गया, ठीक है, ये यहां पे गया, ये यहां पे गया। कहने का मतलब है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये इसका मैकेनिज्म होता है। कहने का मतलब ये होता है जब हम रब करते हैं तो रब करने से हीटिंग इफेक्ट की वजह से जहां पे इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं वहां से निकल के जहां पे इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर चले जाते हैं और उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। चार्ज, पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, जिस ऑब्जेक्ट का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। तो ये इसका मैकेनिज्म था जो मैंने आपको बताया है। इसको आप ध्यान से देखना, जो मैंने आपको नोट्स आपको मैंने भेजे थे तो उनको आप ध्यान से देख सकते हो, तो उसमें प्रॉपर लिखा भी हुआ है। ये इसकी चार्जिंग की वजह मैंने आपको बताई है। हाँ, अब अगर आप किन्हीं दो ऑब्जेक्ट सेम नेचर की हों, दोनों का वर्क फंक्शन सेम हो, उनको आप रब करोगे तो वहां पे चार्जिंग इतनी आसानी से नहीं होगी। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अब इसे नेक्स्ट चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर लेते हैं कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, चार्ज किस टाइप के कैरेक्टर शो करता है, चार्ज वेक्टर की तरह बिहेव करता है, स्केलर की तरह बिहेव करता है। तो ये बातें भी हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एडिटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि चार्ज को अगर हम ऐड करेंगे तो वो चार्ज ऐड कैसे होगा। तो सबसे पहले जैसे हम एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिविटी, और यू कैन से एडिटिविटी और एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें देखो क्या होगा कि एल्जेब्रिक सेंस आपको यूज करनी है, ये कोई वेक्टर सेंस शो नहीं करता। नॉर्मल मैथमेटिक्स में जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वहां पे भी हम यही यहाँ पे फॉलो करेंगे। जैसे +5q, ये मैंने चार्ज लिखा है, और यहाँ पे -4q, और यहाँ पे +3q। तो देखो इसको हम सीधा ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या इसका आंसर आएगा, 5 - 4, ये आपका q रह गया, और +3q, तो ये 4q आपका आंसर आ गया। तो कहने का मतलब है जैसे एल्जेब्रिकली हम प्लस माइनस साइन का ध्यान रखते हैं वैसे हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं। चार्ज की यूनिट वैसे कूलम होती है। अगर मैं इसको प्रॉपर लिखता हूं, जैसे यहाँ पे
5 कूलम -4 कूलम प्लस 3 कूलम, तो आपका ये देखो 5 - 4 यहाँ पे 1 कूलम प्लस 3 कूलम 4 कूलम चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है एडिटिविटी में आपको एल्जेब्रिक सेंस में जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही ध्यान रखना है। अब इसके बाद वाली प्रॉपर्टी जो है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई सारे लेक्चर में जैसे कई सारे न्यूमेरिकल्स में भी यूज होती है। अब मैं इसका यहाँ पे जिक्र करता हूँ। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है आपकी क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें क्या है, क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? देखो, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज हम क्या मान के चलते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, उसको हम बेसिक मान के चलते हैं। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज द बेसिक चार्ज, और वो हम कितना लेते हैं, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वो होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन वो हम माइनस में लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि जहां तक इलेक्ट्रॉन की बात है ये बेसिक चार्ज हम लेते हैं। ठीक है, तो सबसे बेसिक चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही होता है, वो ये होता है। अब हम इसी से ये कंसेप्ट चुरा लेते हैं कि बेसिक चार्ज जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज होता है उसको हम मान लेते हैं ई से डिनोट करेंगे, उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लिखेंगे। ये बेसिक चार्ज हमने मान लिया, ये बेसिक चार्ज हमने मान लिया, बेसिक चार्ज। ठीक है, अब कोई भी चार्ज होगा वो हमेशा इसी के मल्टीपल में होगा, ई के मल्टीपल में ही। किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई भी चार्ज है, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। जो भी ये ई है इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। जैसे देखो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, Q इज इक्वल टू यहां पे एन ई। देखो ई जो है ये बेसिक चार्ज है। ठीक है, वेयर n इज एन इंटीजर। आप अगर इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप यहां पे अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। क्यों? अगर आप प्लस चार्ज को शो करना चाहते हो Q इज इक्वल टू प्लस एन ई, या फिर माइनस चार्ज को शो करना चाहते हो माइनस एन ई। अब यहाँ पे देखो n की जगह आप यहाँ पे 1 2 3 भी लगा सकते हो, या फिर 0। अगर किसी के ऊपर चार्ज है ही नहीं तो उसको 0 से आप शो करेंगे। वैसे यहाँ पे आप 1 2 3 तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। अगर आपको 0 चार्ज शो करना है तो Q इज इक्वल टू 0 इंटू ई, तो Q इज इक्वल टू 0 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई चार्ज होगा वो हमेशा E के मल्टीपल की फॉर्म में होगा। और E का कंसेप्ट हमें कहाँ से पता चला? क्योंकि बेसिक चार्ज हमने कहाँ से लिया? बेसिक चार्ज सबसे कम चार्ज जो हम लेके चलते हैं वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लेके चलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को हमने नेगेटिव सिंबल दिया हुआ है, तो ये उसके सिंबल के, जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज लिखेंगे उसके सिंबल के साथ लिखेंगे। तो ये ई हमने यहीं से चुराया है और इसी कंसेप्ट को हमने यूज किया है। जैसे कोई बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज है, सपोज करो इसके ऊपर चार्ज है ई। अगर ये से इसके ऊपर ज्यादा चार्ज है तो ये 2e। ठीक है, तो ये से प्लस चार्ज की हम बात कर रहे हैं, तो ये और कोई चार्ज होगा। देखो ये ई ही अपने आप को रिपीट कर रहा है बार बार, और आगे बस उसका हम कोफिशिएंट चेंज करते जा रहे हैं। अगर ये कोई माइनस ई है तो ये इसके ऊपर चार्ज, अगर ये -2e, ये -3e, तो देखो रहेगा ई का ही मल्टीपल। समझ गए? तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी राइज होता है कि क्या कोई चार्ज फ्रैक्शन में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन रहेगा ई, उसके आगे ही हम फ्रैक्शन लगा देंगे। जैसे क्वार्क्स के ऊपर होता है चार्ज,
उसमें आप e/2 e/3 उसमें आप फ्रैक्शन भी बना सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। लेकिन बेसिक यूनिट हमें क्या लेनी, हमेशा e ही। जब बेसिक यूनिट e ली, जो भी होगा उसके मल्टीपल में ही होगा, तो इसीलिए हम इसको क्वांटाइजेशन बोलते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है एक बेसिक टर्म, एक बेसिक यूनिट, एक बेसिक पॉइंट, एक बेसिक अमाउंट, वही अपने आप को मल्टीपल में करके किसी बॉडी के ऊपर चार्ज डेवलप करे, यही क्वांटाइजेशन होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। तो यही आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। मेरे ख्याल से आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट समझ आ गया है। तो ये नॉर्मल चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, इनके ऊपर हम बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगाएंगे। तो इसके बाद एक कंसेप्ट और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो अब यहाँ पे हम कंजर्वेशन की बात करेंगे, तो देखो कंजर्वेशन ये वाला कंसेप्ट। कंजर्वेशन का मतलब होता है बिफोर रबिंग एंड आफ्टर रबिंग चार्ज रिमेन्स सेम। अब देखो आपको लगे कि सेम कैसे रहेगा, अब देखो दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, बिफोर रबिंग एंड आफ्टर रबिंग। देखो बिफोर रबिंग तो उसके ऊपर चार्ज कितना है, 0। आफ्टर रबिंग टोटल चार्ज क्या रहेगा, वो भी 0 रहेगा। इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। देखो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सपोज करो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा मेंशन कर दूंगा। देखो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब मैं यहां पे दो ऑब्जेक्ट लेके चलूंगा बिफोर रबिंग। जैसे एक ऑब्जेक्ट आपने ए ली है यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट आपने बी ली है। आपने कोई इनके ऊपर रबिंग नहीं की, तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आया, तो यहाँ पे चार्ज क्या रहेगा, 0। ठीक है। आफ्टर रबिंग, आफ्टर रबिंग जब इनको आइसोलेशन फॉर्म में ले देंगे, सपोज करो इसके ऊपर चार्ज आ गया ए के ऊपर 2 पॉजिटिव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के चले गए बी के ऊपर, और यहाँ पे 2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका इसके ऊपर चार्ज आ गया। अब इस सिस्टम को आप टोटल देखो चार्ज, आपने कहा है कि बिफोर रबिंग एंड आफ्टर रबिंग टोटल चार्ज रिमेन सेम। पहले कितना था टोटल चार्ज, 0, और रब करने के बाद क्या हो गया है, +2 -2 = 0। तो देखो यही होता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कहने का मतलब है चार्ज जब आपका डेवलप होता है बिफोर रबिंग वो 0 होता है, और रबिंग के बाद जब वो डेवलप होता है, अगर उसका आइसोलेशन में लेके उसका सम लेते हैं तो वो 0 ही आएगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी हमने चार्ज की डिस्कस की है, एडिटिव प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया है। देखो आज हमारा बस थोड़ा एक इंट्रोडक्शन टाइप था, इसमें से बस थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल में ये पार्ट यूज होता है आपका ज्यादा। ठीक है, तो इसको न्यूमेरिकल में हम जगह जगह यूज करते रहेंगे। बाकी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के लिए था, उसकी आपको ज्यादा बहुत टेंशन नहीं लेनी है। जो भी आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं उनकी आपको एक कर्सरी रीडिंग लेनी है। तो एक्चुअली हम ज्यादा फोकस करेंगे डेरिवेशन पार्ट के ऊपर। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा तो वहां पे आपको मैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताऊंगा और एक आध कुछ थ्योरी के कंसेप्ट। तो आपको कूलम्ब्स लॉ पे ज्यादा फोकस करना है, उनको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे इसलिए मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में लिखना जरूरी भी नहीं समझा है, बस आपको मैंने सोचा कि आपको कंसेप्ट, मुझे मेरा मेन पर्पज ये था कि आपको कंसेप्ट सिखाना है कि है क्या ये। तो आपको मेरे ख्याल से वो समझ आ गया होगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपको जो भी पॉइंट समझ नहीं आए, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। तो समझ में आया है तब भी तो आप कमेंट जरूर करें। तो आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आपका कमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग, आपको अच्छे से समझ आया है तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 1-2 लेक्चर में आपको फिर वैसे ही जैसे क्लास में आपको फीलिंग रहती थी वैसा ही रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।